हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू की चर्चा करेंगे, जो आने वाले दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा नोट्स हैं। इसमें जो है कि क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया गया है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपके PYQ के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरुआत करते हैं। यूनिट 8 के क्वेश्चन के टोटल इसमें लगभग आपको 45 क्वेश्चन होंगे। यहाँ क्वेश्चन के सीरियल नंबर पे नहीं जाना है, वो अलग है, लेकिन आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो वह है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत कुल सीट का अधिकतम 15% मंत्री होंगे, ये फिक्स किया गया, यानी मंत्रियों की संख्या को लिमिट किया गया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकार बनती थी तो उसमें सभी पार्टी को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा दिया जाता था। इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जिससे मंत्रियों की संख्या 15% मैक्सिमम कर दिया गया। ये लोकसभा सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू होता है, लेकिन अपवाद में दिल्ली विधानसभा है, जहाँ पे कुल सीटों का 10% फिक्स किया गया है मंत्रियों की संख्या, बाकी सब जगह 15% है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद किसने कहा है? बैलगाड़ी पूंजीवाद किसने कहा है? तो वो है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ही इसको बोलते हैं, या फिर लॉयड रुडोल्फ या सुजन रुडोल्फ, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में परिभाषित किया है। इनका रिसर्च इंडिया के पर्सपेक्टिव में था, इसलिए इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद कहा, लॉयड एंड सुजन रुडोल्फ ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है 312। कौन सा है? तो अनुच्छेद 312 भारतीय संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। अभी जून 2024 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, और उसमें ऑप्शन दिया गया था IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन कस्टम सर्विस। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लीजिएगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और इंडियन पुलिस सर्विस IPS, और एक है तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, ठीक है ना। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं, बाकी कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रांस यानी कि घबराहट में बना था? तो वो जेनिंग्स का कथन है। और किसी भी विद्वान का कथन हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर बार के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन कथन से रहते ही है कि ये कथन किसने कहा है। तो यहाँ क्या है? भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रांस यानी घबराहट में बना था, यह कहना है जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो वह कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है? तो वह है मॉरिस जोन्स। भारतीय संघीय व्यवस्था को मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है? भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो वह है मायरोन वीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए किसमें शक्ति निहित होनी चाहिए? तो वह है राज्य निर्वाचन आयोग में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए किसमें शक्ति निहित होनी चाहिए? तो वह है राज्य निर्वाचन आयोग में। देखिए, जो केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग है उसका काम लोकसभा विधानसभा तक ही चुनाव कराना है ये सब, लेकिन सबसे निचले स्तर जो हमारे पंचायती राज स्तर हो गया, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो गया, वो चुनाव आयोग नहीं कराता है, बल्कि वह राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, वह कराती है। ये फैक्ट है, इसको बड़े अच्छे से समझ के रखिएगा, नहीं तो इसमें भी बहुत स्टूडेंट गलती कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है प्रणब बर्धान। ये बुक का नाम जो है आप उसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर रहता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो वह है प्रणब बर्धन। अगला क्वेश्चन है कि लॉयड और सुजन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है, यानी कहने का मतलब है कि लॉयड रुडोल्फ और सुजन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फस माना है, कि राज्य जो है वह एक पॉलीमॉर्फस है। तो इस पॉलीमॉर्फस का क्या अभिप्राय है, तो यह कहता है कि विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति जो होता है उसे हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि राज्य जो है वह विभिन्न रूपों में है और उसके अभिविन्यास भी अलग अलग हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत को 2 राजनीतिक संस्कृतियों का विचार किया। ठीक है ना, इसका कथन है कि भारत की 2 राजनीतिक संस्कृतियों का विचार किया किसने, तो वह है माइनर वीनर ने भारत के 2 राजनीतिक संस्कृतियों का विचार किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर किसको संबोधित करके त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना इस्तीफा देता है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, स्पीकर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वो जब अपना त्यागपत्र उनको देना हो तो किनको देंगे, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे उनको देंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, यानी महालेखा CAG जो होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, उसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में, कि भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को प्रथम बार किसके द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है ना, तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, वो 3 शब्द कौन है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 3 ठो वर्ड हैं, प्रस्तावना में जोड़ा गया कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ने सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया था। ठीक है ना, तो वो नागौर, राजस्थान में, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, उसी में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो राजस्थान में हुई थी। कौन से ज़िले में, नागौर ज़िले में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1986 में भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में प्रजातांत्रिक एवं विकास हेतु किस समिति का गठन किया, तो वह है LM सिंघवी समिति। ठीक है ना, 1986 में भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में प्रजातांत्रिक एवं विकास हेतु LM सिंघवी समिति का गठन किया था। LM सिंघवी समिति की सिफारिश क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाना इनकी सिफारिश थी। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहना पसंद करते हैं, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है वो भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक की भांति है जिसकी अदायगी बैंक के सुविधा अनुसार होगी। यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर KT शाह का। यह कथन अब बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही मशहूर ये क्वेश्चन है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत एक चेक की भांति है जिसकी अदायगी बैंक के सुविधा अनुसार की जाएगी। यह कथन है प्रोफेसर KT शाह का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद बी में है 51A, अनुच्छेद 14 है सी में, और डी में है अनुच्छेद 300A। तो यहाँ पे जो है कि अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300A ये दोनों जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी सभी जो है तो ये दोनों ऑप्शन बी और डी ये मूल संविधान का अंश नहीं है, बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा, तो वह है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह
पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और उस पॉकेट वीटो के इस्तेमाल में डाकघर संशोधन बिल को रख लिया लंबित। पॉकेट वीटो में ऐसा पावर अधिकार राष्ट्रपति को है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति हाँ और ना करके उसको मतलब पोस्टपोन करके रख सकता है। तो उसी अधिकार का अपना इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार किया था और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। और वो किस बिल के प्रति किया गया? तो भारतीय डाकघर संशोधन बिल को। ये भी याद रखिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह जो है पहले सिख राष्ट्रपति हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो यह कथन है बिपिन चंद्र का। किनका कहना है? बिपिन चंद्र का, कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, चाहे वो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता हो या फिर बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता हो। अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता जो है वो अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। यह कथन है बिपिन चंद्र का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो वह है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A। अगला है, किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। अब अनुच्छेद 356 क्या कहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 352 जो है राष्ट्रीय आपात है, 356 जो है राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 जो है वित्तीय आपात है। तो इसका मतलब कहने का हुआ राष्ट्रपति जो शासन राज्यों में लागू होता है उसे सुरक्षा कपाट माना है भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है कि किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? तो वह है GVK राव कमेटी। GVK राव कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं। अगला है कि रिश्वत निवारण के लिए संथानम कमेटी की स्थापना। संथानम कमेटी की स्थापना कब की गई? तो 1962 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा संथानम कमेटी की स्थापना की गई थी रिश्वत निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 में जो बनी थी उसने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ है। ठीक है, कौन सी समिति? तो वो है प्रशासनिक समिति। NN वोहरा जो गृह सचिव थे, NN वोहरा, उनकी अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 में बनी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाहियों इन तीनों के बीच साठगांठ हमेशा बना रहता है। आगे चलेंगे। कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया था? तो वह समाज का समाजवादी ढांचा। तो कांग्रेस का जो आवड़ी अधिवेशन 1956 में हुआ उसमें समाज के समाजवादी ढांचा को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पार्था चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की न्यूनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा? तो वह है आधुनिकता तथा लोकतंत्र के बीच। पार्था चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में आधुनिकता तथा लोकतंत्र के बीच विरोध नजर आएगा। नेक्स्ट है कि 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। तो वह है कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। 1963 में जब नेहरू ने 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता और पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज कहा था? तो वह है लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने। लॉयड रुडोल्फ और सुजैन रुडोल्फ ने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है किस मामले में भारत में भूमि सुधार कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई? किस मामले में, किस केस में भारत में भूमि सुधार कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई? तो वो है हमारा 4 ऑप्शन है यहाँ पे।
कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। तो इसमें से जो है प्रथम जो है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, जो दरभंगा महाराज थे कामेश्वर सिंह, तो उनके मामले में हुआ। फिर रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये भी जो है भूमि सुधार कानून को चुनौती दी। फिर एक जो है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है बंगाल राज्य बनाम मुकेश होते, ये गलत हो जाएगा। यह भूमि सुधार कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पहले संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी पहला संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वह जमींदारी और जागीरदारी कानूनों की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना। जो अभी पहले वाला, इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, ये वाला भूमि सुधार कानून की संवैधानिकता चुनौती, तो उसी के आधार पर पहला संशोधन किया गया जमींदारी और जागीरदारी कानूनों की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गोलकनाथ मामले का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गोलकनाथ केस जो है, गोलकनाथ केस कब हुआ था बताइए कमेंट बॉक्स में आपने। तो गोलकनाथ केस संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से क्या किया, प्रतिबंधित किया। गोलकनाथ केस जो है वह संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से प्रतिबंधित किया। अगला क्वेश्चन है कौन से कथन भारतीय संविधान के 26वें संशोधन के बारे में सही है। कौन से कथन भारतीय संविधान के 26वें संशोधन के बारे में सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को अप्रचलित कहा। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी पर्स समाप्त करके राष्ट्रपति आदेश का समर्थन किया। तीसरा है 26वें संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करता है। चौथा है संशोधन दिसंबर 1971 में पारित हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन 1 और 3, 4 सही है, ऑप्शन 2 जो है वह गलत है। चलिए हम देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को अप्रचलित कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी पर्स समाप्त करने के राष्ट्रपति आदेश का समर्थन किया, तो यह गलत है। ऑप्शन 3 है 26वें संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करता है, यह भी सही है। चौथा है कि संशोधन दिसंबर 1971 में पारित हुआ, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ेंगे। कौन से कथन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बारे में सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 73वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 243A से 243O जोड़े। ऑप्शन 2 है संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है। ऑप्शन 3 है राजीव गांधी की सरकार ने 73वें संशोधन सफलतापूर्वक पारित किया। ऑप्शन 4 है संशोधन में प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना शामिल है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, हमारा ऑप्शन 3 गलत है। किसके बारे में, तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कि 73वें संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 243A से 243O जोड़े, बिल्कुल सही है। संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी सरकार ने 73वें संशोधन सफलतापूर्वक पारित किया, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, उस समय राजीव गांधी की सरकार नहीं थी। चौथा है संशोधन में प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना शामिल है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अतुल कोहली की भारतीय सरकार की शासन क्षमता के संकट के विश्लेषण में कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो वो है अस्थिर गठबंधन और नीतिगत अप्रभाविता शासन क्षमता को कम करती है। अतुल कोहली के भारतीय सरकार की शासन क्षमता के संकट के विश्लेषण में जो है इन्होंने बताया कि अस्थिर गठबंधन और नीतिगत अप्रभाविता शासन क्षमता को कम करती है। अतुल कोहली का भी पर्सपेक्टिव जो है भारत के राजनीति में रहा है, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये अपना विश्लेषण किए हैं। अगला क्वेश्चन है मॉरिस जोन्स के राजनीतिक प्रणाली के अवलोकन का सार कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है। मॉरिस जोन्स के राजनीतिक प्रणाली के अवलोकन का सार कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है। तो वह है किसी राज्य की राजनीतिक प्रणाली का चरित्र मुख्य रूप से पार्टी प्रणाली में राजनीतिक ताकतों के संगठन द्वारा आकारित होता है। यह मॉरिस जोन्स के राजनीतिक प्रणाली का अवलोकन है।
अगला है अचिन वनाइक के अनुसार भारतीय राज्य की स्वायत्तता के बारे में कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है। अचिन वनाइक के अनुसार भारतीय राज्य की स्वायत्तता के बारे में कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वह है भारतीय राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वायत्त है। कौन सा कथन भारतीय संविधान के लिए सर BN राव की सिफारिशों के प्रभाव को सही ढंग से वर्णित करता है। तो चलिए पहला कथन देखेंगे हम लोग। पहला कथन है आयरिश संविधान ने न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद किया। दूसरा कथन है डॉक्टर लाउटर पास्ट को इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट ऑफ मैन ने भी इस भेद को मान्यता दी। तीसरा है सर BN राव ने भारतीय संविधान के लिए आयरिश योजना को अपनाने का सुझाव दिया। चौथा है KM मुंशी ने संविधान में गैर न्यायिक अधिकारों को शामिल करने का जोरदार समर्थन किया। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है वो 1, 2, 3 वही सही है, बाकी गलत है। किस पर्सपेक्टिव में, तो भारतीय संविधान के लिए BN राव की सिफारिशों को सही ढंग से वर्णित करने के लिए। तो उनकी क्या क्या सिफारिश थी, तो पहला है कि आयरिश संविधान ने न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद किया है, बिल्कुल सही। दूसरा है डॉक्टर लाउटर पास्ट को इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट ऑफ मैन ने भी इस भेद को मान्यता दी है, बिल्कुल सही। और तीसरा है कि सर BN राव ने भारतीय संविधान के लिए आयरिश योजना को अपनाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। तो आयरलैंड से क्या लिया गया था, आप लोग को याद होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP वह आयरलैंड के संविधान से ही भारत के संविधान में लिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कौन से परिवर्तन किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन जो किया गया उसके तहत नीति निर्देशक तत्व DPSP में कौन से परिवर्तन किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया। सोचिए। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 39 में खंड F को संशोधित किया गया। ऑप्शन 3 है राज्य गतिविधियों को कवर करने वाले 16 नए अनुच्छेद प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 49 में एक छोटा सा बदलाव किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4, यानी ऑप्शन 3 जो है वह हमारा गलत है। देखिए पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 39 में खंड F जो है उसको संशोधित किया गया, ये भी सही है। फिर है अनुच्छेद 49 में एक छोटा सा बदलाव किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा 45 क्वेश्चन यूनिट 8 के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के कंप्लीट होता है। फ्रेंड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए चैनल से जुड़े रहें। यहाँ आपको सभी तरह के अपडेट दिया जाएगा, ठीक है ना, और सभी तरह के गाइडेंस एंड मेंटरशिप दी जाएगी, तैयारी कराया जाएगा यहाँ पे आपको। और भी जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसे चैनल से ज़रूर जोड़ें, और जो भी PGT वगैरह की तैयारी पॉलिटिकल साइंस से करते हैं उन्हें भी चैनल को ज़रूर जोड़ें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।